ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, खैर ये 2 पॉइंट तो आपको याद रखना ही है कि लाइक चार्जेस रिपेल करती है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करती है। ठीक है, दूसरी जो पॉइंट याद रखनी है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसके बारे में भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का स्टेटमेंट ये होता है कि टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक, चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट या कंजर्व्ड। ये पॉइंट आपको याद रखना। इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम है, मान के चलते कि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक? इसके अंदर बहुत सारी चार्जेस है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे बॉडी है, इस टाइप से। इसके ऊपर है +2 कूलम का चार्ज, इसके ऊपर है -5 कूलम का चार्ज और इसके ऊपर है 7 कूलम का चार्ज। ठीक है, इसको हम लोगों ने कुछ कुछ किया और इसके चार्जेस चेंज हो गए। फॉर एग्जांपल चार्ज ये ए, ये बी और ये सी है। ठीक है, कुछ टाइम के बाद में हम लोगों ने देखा कि ए के ऊपर में, ठीक है, 4 कूलम का चार्ज आ गया, बी के ऊपर आ जाता है -5 कूलम का, या फिर इसको चेंज कर देते हैं, चलो +5 कूलम का चार्ज आ जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा चार्ज ऑन सी कितनी होगी, सी के ऊपर चार्ज कितनी होगी। ठीक है, और ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम है, आपसे पूछा जाएगा कि चार्ज ऑन बॉडी सी कितनी होगी। ठीक है, कैसे करेंगे हमें ये पता है कि टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट या कंजर्व। मतलब इसके ऊपर टोटल चार्ज कितनी है, तो इसके ऊपर टोटल चार्ज है +2 -5 और +7 कूलम का चार्ज। और इसके ऊपर कितनी चार्ज है, इसके ऊपर जो टोटल चार्ज होगी वो भी कांस्टेंट रहेगी। इसके ऊपर कितना रहने वाला है, 4 का +5 का, और सी के ऊपर मान के चलते हैं कि x का चार्ज है, x कूलम का चार्ज है। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज कितनी है, तो ये x है, ये मानते हैं। ठीक है, तो टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट या फिर कंजर्व, हम ऐसा बोलते हैं। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी, आप सॉल्व करोगे ये, तो 7 + 2 9, 9 - 5 इज 4। ठीक है, अच्छा 4 कूलम। यहाँ पे क्या हो गया, 5 + 4, या फिर ऐसा लिख लो +5 कूलम +x। ठीक है, ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, ये -5 कूलम इधर आ जाएगा। तो x के ऊपर टोटल चार्ज कितनी होगी, x के ऊपर चार्ज कितनी होगी, -5 कूलम का चार्ज रहने वाला। ठीक है, आई गेस ये समझ में आ गया होगा आपको। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में, ठीक है, टोटल चार्ज कांस्टेंट होती है, जितना पहले था बाद में भी उतना ही रहने वाला है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका जो स्टेटमेंट है वो देखते हैं। चार्ज ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज, ठीक। अच्छा, जब मैं बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज लिखता हूं, ठीक है, जब मैं बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज लिखता हूं, इसका मतलब क्या होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब होता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब होता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक,
टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। और इसके बाद आप क्या लिखोगे, Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन इंटू ई। Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन इंटू ई। इसका मतलब क्या है, इसको सिंपल से ऐसा समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास दो बॉडी है, ठीक है, तो चार्ज क्यों होती है, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम बोलते हैं, ठीक है। हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके, ठीक है, बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। ये जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ये कैसा होगा, तो या तो एक इलेक्ट्रॉन की वजह से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, या तो दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, या तो तीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, या तो चार इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, या तो एन इलेक्ट्रॉन। मतलब कभी भी पॉइंट में नहीं होगा, आपको बस इतना याद रखना है, कभी भी 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, कभी भी 3.2 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर होगा। हाफ टूट के तो जाने वाला है नहीं, टूट के तो जाने वाला है नहीं, ये बात आपको समझना है, ठीक है। तो इसको हम ऐसा लिखेंगे, या तो Q इज इक्वल्स टू प्लस एन ई होगी, या फिर Q इज इक्वल्स टू माइनस एन ई होगी, ठीक है। अच्छा, ये प्लस और माइनस का मतलब ये होता है कि जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है वो पॉजिटिवली चार्ज होगी, और जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है वो नेगेटिवली चार्ज होगी। और चार्ज कितना होने वाला, सेम ही रहने वाला। सेम ही रहने वाला मतलब अगर मान के चलते कि एक बॉडी, मतलब कुछ दो बॉडी है हमारे पास, इसको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, ये ए और ये बी, ठीक है। यहां से जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, यहां से जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, तो मान के चलते कि 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुई, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गई, ठीक है। ये जो 5 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन, 900 इलेक्ट्रॉन, कुछ भी है, ये हमेशा एक इंटीजर होगा। एन की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव इंटीजर होगी, नेगेटिव नहीं होगी, पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे आप, ठीक है। एन की वैल्यू क्या हो सकती है, एन की वैल्यू 1 2 3 4 इस टाइप से जाता रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये इसके पास कितना चार्ज हो जाएगा, चार्ज ऑन ए कितनी होगी, +5 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। और ये बॉडी के पास, बॉडी बी के पास कितना चार्ज होने वाला, 5 -5 इलेक्ट्रॉन का, ऐसा लिखेंगे। +5 मतलब क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और बी के पास कितना होगा, -5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ये तो नेगेटिव ही होगा, क्यों पूछा जाए तो आप ये बता सकते हो ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है वो हमेशा नेगेटिवली चार्ज होती है। और ये पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसके पास प्रोटॉन ज्यादा रहने वाला है, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम डिस्क्राइब करते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि चार्ज ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एनी, और ये वाला लिख के आप दिखा दोगे, ठीक है। और हाँ, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट याद रखना, ट्रांसफर ऑफ चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद ट्रांसफर ऑफ मास। Transfer of charge is always associated with transfer of mass. Transfer of charge is always associated with transfer of mass. अच्छा, ये क्या है, इसका मतलब क्या है, ये समझते हैं, ठीक है। अगर हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन की खुद की मास होती है, ठीक है, भले ही वो कम होती है लेकिन होती तो है, ठीक है, होती तो है, ठीक है। अब सोचो यहां से, अगर अभी थोड़े टाइम के लिए आप ऐसा सोचो कि एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है, एक एग्जाम्पल, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 5 kg, मान के चलो एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 5 kg, ठीक है, एज्यूम। एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 5 kg, मान के चलते, ठीक है। यहां से 5 इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर हो चुका है, यहां से बॉडी ए से बी में 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गई, ठीक है। तो इसका मास कितना कम हो जाएगा, इसका मास कितना कम हो जाएगा बताओ, 5 इंटू 5 25 kg कम हो जाएगा। और इसका मास कितना बढ़ जाएगा, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो इसका मास कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 25 kg बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद ट्रांसफर ऑफ मास। तो ये बात को आपको याद रखना, ठीक है। जो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी
उसका मास हमेशा कम होने वाला है, ठीक है, उसका मास डिक्रीज होगा। और जो बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी, ठीक है, उसका मास इंक्रीज होने वाला है, ठीक है। ओके, ठीक है, आपको ये पॉइंट याद रखना, आपको ये पता होना चाहिए मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितनी होती है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg। भले ही ये बहुत कम है एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन से, लेकिन मास तो होती है, इलेक्ट्रॉन की मास होती है। अब जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन जब जा रहा होगा तो वो अपने साथ मास भी तो लेके जाएगा, ठीक है। अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चले जाता है तो मास कितनी इसकी डिक्रीज होगी, n इंटू 9.1 इंटू 10⁻³ kg डिक्रीज होगा। और इसके पास क्या होगा, इसका मास इंक्रीज होगा। कितना मास इंक्रीज होगा, n इलेक्ट्रॉन्स का मास इंक्रीज होने वाला है। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हुई, मतलब इसके पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो रही है, तो मास कितना इंक्रीज होगा, तो n इंटू 9.1 इंटू 10⁻³ kg इंक्रीज होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है, ठीक है, मास ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन स्पीड बट चार्ज डू नॉट। सिंपल तरीके से ऐसे ही समझते हैं इसको, ठीक है। आपको पता है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर इस बॉडी का कुछ मास है, अगर इसको मैं बहुत स्पीड से फेंक दूं तो इसकी मास इंक्रीज होगी, ठीक है। वो कैसे लिखते हैं हम, कौन से एक्सप्रेशन से ये पता चलता है, मास mv इज इक्वल टू m0 इंटू √1 - v² / c², ऐसा लिखते हैं। ये क्या होती है, बेसिकली ये होती है रेस्ट मास, ठीक है। और ये क्या है, मास एट वेलोसिटी या स्पीड v। ये क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि किसी भी बॉडी का मास, ठीक है, अगर रुका हुआ है तो उसका मास कुछ कुछ अलग होगा, और जब ये बहुत स्पीड में मूव कर रहा होगा तो इसकी मास इंक्रीज होना स्टार्ट होती है। लेकिन चार्ज के साथ ऐसा नहीं होता, चार्ज के साथ ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये कोई एक बॉडी है ए, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज है 100 कूलम का, मान के चलते इसके ऊपर चार्ज है 100 कूलम का, ठीक है। ये जब रुकी हुई है, ये रेस्ट पे है, तब भी इसकी चार्ज कितनी होगी, 100 कूलम ही रहने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको मूव करा दें, ठीक है, रेस्ट पे हो चाहे मूव करे बहुत हाई स्पीड से, तब भी इसकी चार्ज 100 कूलम ही रहने वाला है। मतलब इसका चार्ज जो है वो स्पीड के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं करता। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में हम लोग इतना पॉइंट याद रखेंगे कि लाइक चार्जेस रिपेल करती है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करती है। फिर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपको याद रखना है, फिर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद ट्रांसफर ऑफ मास। जब भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, ठीक है, तो उसकी मास इंक्रीज या डिक्रीज होगी, ठीक है। मास ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन स्पीड बट चार्ज डू नॉट। ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है।